अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू कॉर्नर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की कहानी है एक गुलकार की जो दूसरों को मौसीकी सिखाता था। आज की कहानी उस गुलकार की है कि उसके साथ एक नए मकान में किस किस्म के हालात पेश आए। वो अपने शहर से दूसरे शहर में मौसीकी की तालीम देने के लिए आया और वहां पर उसने एक घर किराए पर लिया। उस घर में उसके साथ क्या हालात पेश आए, तो आइए शुरू करते हैं कहानी पुरस्रार मकान। वो देखे जनाब, ये किचन है, इसे भी बाकी घर की तरह खूबसूरत बनवाया है। नजीर साहब ने कहा। मैं उस वक्त उनका मकान देख रहा था जो मैं किराए पर लेना चाहता था। वो मकान के हर हिस्से की तारीफ कर रहे थे। मैं मकान की खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि मुझे ये मकान वैसे ही पसंद आया था, इसलिए कि ये आबादी से जरा हट कर था। कुछ दूर कच्ची झोंपड़ियां थीं और इधर उधर उस मकान जैसे कुछ और मकानात भी बने हुए थे जो एक दूसरे से काफी फासले पर थे। मैं सोच रहा था कि एक तो मुझे यहाँ खुलकर मौसीकी की रियाजत करने का मौका मिलेगा और दूसरे ये कि मैं यहाँ ऐसा स्कूल भी खोल सकता था जहाँ लोगों को मौसीकी की तरबियत दी जा सके। मैं शौकिया फनकार हूँ। शुरू से ही मेरा दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। छठी जमात के बाद से मैंने मौसीकी के एक उस्ताद के पास आना जाना शुरू कर दिया। वो भी मेहनत और मोहब्बत से मुझे मौसीकी सिखाते थे। घर वालों की सख्ती की वजह से मैंने जैसे तैसे मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन इससे आगे पढ़ने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने तालीम को खैर आबाद कह दिया। घर वालों ने कोशिश की कि मैं किसी तरह आगे पढ़ लूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं आगे नहीं पढ़ने का पक्का इरादा कर चुका हूं, तो उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैं अपने उस्ताद से मौसीकी सीखता रहा, फिर मुस्तकबिल बनाने के लिए सखर से कराची आ गया। यहाँ कुछ दोस्त थे जिनकी मदद से मुझे एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी भी मिल गई और आज उन्हीं के तवस्सुत से नजीर साहब मुझे अपना मकान दिखा रहे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है जी, मुझे आपका मकान पसंद है, कल सुबह मैं आपको एडवांस दे दूंगा और यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। नजीर साहब खुश होते हुए बोले, मुझे मालूम था कि आपको मेरा मकान जरूर पसंद आएगा। दूसरे रोज मैं नजीर साहब वाले मकान में शिफ्ट हो गया। सामान को तरतीब देने के बाद मैंने गुस्ल किया और किचन में रात का खाना बनाने लगा। साथ ही साथ मैं एक गाने की धुन बना रहा था। अचानक मुझे हारमोनियम बजने की आवाज आई। आवाज मेरे हारमोनियम जैसी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर कौन हारमोनियम बजा रहा था। क्या मेरे अलावा यहाँ और भी कोई फनकार रहता है? यही सोचकर मैं किचन से बाहर आ गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि हारमोनियम बजने की आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं कुछ देर तो हैरान परेशान अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा कि आखिर मेरे कमरे में कौन आ गया है। फिर मैं तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। हारमोनियम अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। मैं उलझ कर रह गया। कभी मैं सोचता कि क्या वो सब मेरा वहम था, कभी सोचता कि शायद हारमोनियम की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैं बहुत देर तक इसी शिशोपन में रहा। फिर जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो वापस किचन में आ गया। खाने से फारिग होने के बाद मैं हारमोनियम वगैरह लेकर छत पर आ गया। मौसम बहुत खुशगवार था और हवा बहुत भली लग रही थी। मैंने सब चीजें दरी पर रखी और रियाजत करने लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अचानक एक निस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक मैं हैरान परेशान रहा और आसपास का जायजा लेता रहा। साथ ही साथ सोचता भी रहा कि आखिर आवाज किसकी थी। फिर मैं खड़ा हो गया और छत से नीचे बाहर झांकने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर उलझे रहने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर आ गया और बैठकर रियाज करने लगा। बहुत देर तक रियाज करने के बाद मैं हारमोनियम वगैरह उठाकर कमरे में आ गया और सोने की गर्ज से लेट गया। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चारपाई पर से उतरा हो या इस पर चढ़ा हो। मैं फौरन बैठ गया और चारपाई का जायजा लेने लगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे जहन में यह ख्याल आया होगा कि या तो चारपाई से कोई उतरा है या इस पर चढ़ा है, लेकिन शायद मेरा ख्याल गलत होगा। चारपाई या गद्दा मेरे वजन पड़ जाने से
दबे होंगे। मैं दोबारा लेट गया और फिर कुछ देर बाद सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी नजर हारमोनियम पर पड़ी। वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था जहां मैंने उसे रात को रखा था। मैं सोचने लगा कि आखिर वो दूसरी जगह पर कैसे आ गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने हारमोनियम वही रखा होगा जहां वो इस वक्त मौजूद था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और म्यूजिक कंपनी पहुंचने के लिए निकल खड़ा हुआ। सामने से मुझे एक शख्स आता दिखाई दिया। उसने मेरे करीब पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैं सोचने लगा कि वो कौन है। मैंने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और सोचा कि क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूं। हाथ मिलाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने ये मकान ले लिया है? जी हाँ, मैं किराए पर आया हूं, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ करीब ही बस्ती में रहता हूं। अभी आपको ताला लगाते देखा तो अंदाजा हुआ कि आप इस घर में आ गए हैं। आपसे एक बात कहनी है। पता नहीं आप ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बात बता देना अपना फर्ज समझता हूं। इस घर में आसेब हैं। आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दें। आसेब हैं? मैंने हैरत से कहा। हाँ, यहां बहुत अरसा पहले भी एक आदमी आकर रहा था जिसे कुछ दिनों बाद आसेब ने मार डाला था, उस शख्स ने बताया। मैंने चंद लम्हों उसकी बातों पर गौर किया, फिर बोला, यार आज के दौर में आसेब वगैरह कहाँ होते हैं? मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि क्या आप ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं या नहीं, और अब पता चला कि आप ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। मैंने अपना फर्ज समझकर आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, उस शख्स ने कहा और चला गया। मैंने चंद लम्हे उसे जाते देखा और फिर अपनी राह पर चल पड़ा। मेरा जहन उस शख्स की बातों में उलझ कर रह गया। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है जैसा वो कह रहा था? फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। शाम में जब मैं घर वापस आया तो फिर हारमोनियम को उस जगह से दूर देखा जहां उसे मैं छोड़ कर गया था। मैं सोचने लगा कि क्या ये मेरा वहम है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं हारमोनियम दूसरी जगह पर रख कर गया था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज खुद ब खुद इधर उधर हो जाए। मैं बहुत देर तक जहनी उलझन में गिरफ्तार रहा। फिर मुझे वो शख्स याद आया जो सुबह मुझे मिला था और उसने कहा था कि इस घर में आसेब मौजूद हैं। मुझे अपने साथ गुजरे वो वाकयात भी याद आ गए जिनकी वजह से मैं इतनी जहनी उलझन का शिकार हुआ था। एक मर्तबा हारमोनियम खुद ब खुद बजने लगा था। फिर पहले भी मुझे हारमोनियम दूसरी जगह पर मिला था। चारपाई पर से किसी के उतरने या उस पर बैठने का एहसास भी मुझे हुआ था, और रात को छत पर किसी ने बहुत खूब भी कहा था। ये तमाम बातें मुझे यकीन करने पर मजबूर कर रही थी कि यहाँ कोई आसेब मौजूद है। मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहूंगा। मैंने कुछ देर आराम किया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। हारमोनियम बजने की आवाज आई तो मैं चौंक कर रह गया। फिर वो फौरन कमरे की तरफ दौड़ा। जो ही मैं कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, हारमोनियम की आवाज बंद हो गई। कमरे में आकर मैंने देखा तो हारमोनियम अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मैं हैरान रह गया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर इस घर में आसेब मौजूद हैं। मैंने जोर से कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे दहशतज़दा नहीं कर सकते। कोई आवाज नहीं आई और ना ही कोई मेरे सामने आया। मैं वापस किचन में आ गया और खाना पकाने में मसरूफ हो गया। रात को खाने से फारिग होने के बाद मैं एक बार फिर हारमोनियम और दीगर चीजें छत पर ले आया और रियाजत करने लगा। मुझे उम्मीद थी कि आज फिर वही पुरस्कार आवाज आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं रियाजत से फारिग होने के बाद अपने कमरे में आ गया। हारमोनियम वगैरह रखने के बाद मैं चारपाई पर लेटकर गौर करने लगा कि क्या आज फिर कोई चारपाई से उतरेगा या इस पर बैठेगा। काफी देर तक मैं चारपाई की तरफ मुतवज्जे रहा, फिर आराम से लेट गया और काफी देर तक हालात पर गौर करता रहा और न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई।
रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली। मुझे किसी के कह लगाने की आवाज आई। मैं अंदाजा लगाने लगा कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर आ गया और तब मुझे पता चला कि कहकहों की आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। मैंने उसका दरवाजा खोला तो कहकहों की आवाज आना बंद हो गई। मैंने लाइट रोशन कर दी, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया है। मैं कुछ घबरा कर तेजी से एक तरफ हटा। चंद ही लम्हों बाद मेरी टांगों से लिपटने वाली चीज हट गई। मैं कुछ खौफजदा भी हो चुका था। मैंने सोचा कि मैंने यहां रहने का जो फैसला किया था वो सरासर गलत था, इसलिए कि यहां वाकई कोई पुरस्रार मखलूक मौजूद थी जो अगर मेरी टांग से लिपट सकती है या हारमोनियम बजा सकती है, कह लगा सकती है, तो मुझे खत्म भी कर सकती है। मुझे उस शख्स की बात याद आ गई जो मुझे घर से बाहर मिला था और उसने मुझे ये घर छोड़ने का मशवरा दिया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि यहाँ किसी शख्स की पुरस्रार मौत वाक़या हो चुकी है। मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई तो मैं अपना सामान बांधने लगा। कुछ देर बाद मैं अपने काम से फारिग हो गया। घर पर ताला लगाने के बाद मैंने एक होटल पर पहुंचकर नाश्ता किया। इसके बाद अपने दोस्त खालिद के पास उसके दफ्तर पहुंच गया। उसे मैंने सारी सूरत हाल बताई तो वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो बोला, यार फहीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो? नहीं यार, कोई गलतफहमी नहीं हुई। जो कुछ हुआ है बिल्कुल हकीकत है। मैंने उसे यकीन दिलाया। आजकल के दौर में लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन बहरहाल ये बातें हकीकत है और किसी भी वक्त कोई भी वाकया हो सकता है। फिर भी कुछ कहना गलतफहमियां भी होती हैं और लोग किसी बात को जिनों, भूतों और चुड़ैलों वगैरह से मंसूब कर देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। बहरहाल तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन आ गया है। मैं आज ही तुम्हारे लिए किसी और घर का बंदोबस्त करवा देता हूँ, खालिद ने कहा और फिर उसने भाग दौड़ करके मेरे लिए एक और मकान का बंदोबस्त करवा दिया और मैं उसी वक्त उस मकान में शिफ्ट हो गया। यहाँ मुझे खुलकर रियाजत करने की सहूलत नहीं मिल सकती थी क्योंकि ये मकान एक मोहल्ले में मौजूद था। रात को सोते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे झंझोड़ रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। तुम वापस उसी मकान में चले जाओ जहां से आए थे, किसी ने सरगोशी की। आवाज किसी लड़की की थी। मैं घबरा गया और पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तो जवाब में मुझे आवाज आई कि तुम कल तक इसी मकान में वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन तुम हो कौन? मैंने खौफजदा होते हुए पूछा। कल तक। फिर आवाज आई और फिर हल्का सा कहकहा सुनाई दिया। लेकिन तुम हो कौन? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन उसके बाद दोबारा आवाज नहीं आई। मैंने कई मर्तबा अपना सवाल दोहराया और आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन दोबारा आवाज नहीं आई। मैंने अपने माथे पर नमोदार होने वाले पसीने के कतरों को आस्तीन से साफ किया और सोचने लगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। पहले मुझे पुरस्रार मखलूक ने इस घर में तंग किया और जब मैंने वो घर छोड़ दिया तो अब दोबारा उसी घर में जाने के लिए कह रही है। सुबह मैं फिर खालिद के पास पहुंच गया और उसे तमाम माजरा कह सुनाया। यार, एक मौलवी साहब मेरे जानने वाले हैं और लोग इसी तरह के मसाइल के लिए उनसे रुजू करते हैं। हमें भी उनसे मिलकर इस बारे में मालूम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो इस पुरस्रार मखलूक का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देंगे। खालिद ने कहा तो मैंने कहा ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं। फिर हम दोनों मौलवी साहब के घर पहुंच गए। पता चला कि मौलवी साहब कुछ दिनों के लिए घर से गैर हाजिर हैं। अब क्या करें? मैंने खालिद से कहा तो वो बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूं कि आज ही किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो जाए जो तुम्हारा मसला हल कर सकता हो। उसने मुझे तसल्ली दी और चंद लम्हे सोचने के बाद वो दोबारा बोला, तुम अगर काम पर जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैं किसी से मिलने के बाद वहां आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
ठीक है, मैं चलता हूं, मैंने कहा और बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गया। मैं पुरस्रार मखलूक वाले मामले की वजह से परेशान होकर रह गया था। कुछ देर बाद मैं अपने काम पर पहुंच गया। यहां भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं छुट्टी करने लगा तो खालिद आ गया। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की किसी से राब्ता करने की। एक और मौलवी साहब का पता चला है, उन्होंने कल सुबह हमें मिलने के लिए कहा है। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है, फिर कल सुबह चलेंगे, मैंने उसे कहा। देखो, अगर तुम घबरा रहे हो तो आज रात मेरे घर सो जाओ। खालिद ने कहा, अरे नहीं यार, मैं घबरा नहीं रहा, बस इस वजह से परेशान हूं कि इस मामले की वजह से मेरे काम पर फर्क पड़ सकता है। चलो, कल तक का मसला है, कल तो हम मौलवी साहब से मिल ही लेंगे, खालिद ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। खालिद और मैंने एक होटल में चाय पी। इसके बाद वो चला गया और मैं अपने घर आ गया। काफी देर तक पुरस्रार मखलूक के बारे में सोचता रहा। फिर मौसीकी की एक किताब का मुतालिया करने लगा। रात तकरीबन 11 बजे मुझे नींद आने लगी और मैं किताब रखकर सो गया। मुझे किसी ने झिंझोड़ा तो मैं उठकर बैठ गया। वही पुरस्रार आवाज मेरे कानों से टकराई, अगर तुम किसी और से हमारे सिलसिले में राब्ता करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पुरस्रार आवाज सुनकर खौफ से मेरा हलक खुश्क हो गया। तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने कहा, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो कल रात अपने उसी घर में चले जाओ। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे जैसे हुक्म दिया गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें हर हाल में जाना होगा, और अगर तुमने हमारे सिलसिले में किसी से मुलाकात करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें एक छोटा सा झटका दिया जाएगा। इसके बाद अगर तुम अपने इरादे से बाज नहीं आए तो फिर तुम्हारी जिंदगी का खात्मा होगा। उसी आवाज ने दोबारा कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे गुस्से में अभी तक कमी नहीं आई थी। ठीक है, फिर तुम अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कर लेना, लेकिन मेरी बातें जहन में जरूर रखना। मुझे आवाज सुनाई दी। ठीक है, देखा जाएगा, मैंने कहा और लेट गया। मैं आवाज का मुंतजिर था, लेकिन काफी देर तक आवाज नहीं आई तो मैं बेफिक्र होकर सो गया। फिर मुझे नींद ने दोबारा आ दबोचा। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। घर के दरवाजे पर ताला लगाने के बाद मैं खालिद के घर की तरफ चल पड़ा। मैं एक सड़क अबूर कर रहा था कि मुझे किसी ने धक्का दिया। मैं सामने से गुजरते हुए रिक्शे से जा टकराया। रिक्शा ज्यादा रफ्तार में नहीं था और ना ही मैं बहुत जोर से टकराया था, इसलिए फौरन संभल गया। सिर्फ मेरे सर पर जरा सा जख्म आ गया। मैं अपना सर सहलाने लगा। रिक्शे वाले ने आगे जाकर ब्रेक लगा लिए। फिर रिक्शे से गर्दन निकालकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ओए अंधे, आंखें बदली कराओ अपनी, खाना खराब। वो ये समझा था कि मैं बेख्याली या उजलत में रिक्शे से जा टकराया था। मैं उससे माजरत करने लगा तो उसने बुड़बुड़ाते हुए रिक्शा आगे बढ़ा दिया। अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ, वरना तुम किसी बस या ट्रक के नीचे भी आ सकते हो। उसी पुरस्रार लड़की की आवाज दोबारा सुनाई दी। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने झंझला कर कहा। आज रात तक इसी मकान में आ जाओ, वरना याद रखो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब की दोबारा आवाज आई। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मैं ये देख चुका था कि वो पुरस्रार मखलूक अपने कहने के मुताबिक मुझे छोटा सा झटका दे चुकी थी, और अगर अब भी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता तो वाकई मुझे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। फिर मैंने फैसला किया कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसी सूरत निकल आए जो मेरे हक में बेहतर हो। उसी वक्त मुझे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैंने उस अनदेखी मखलूक से कुछ नहीं कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मैंने नजीर साहब को अभी तक मकान खाली करने की इत्तला नहीं दी। दूसरा मकान खालिद के एक रिश्तेदार का था, इसलिए मैंने उसका एडवांस नहीं दिया था, और फिर खालिद ने कहा था कि नजीर साहब को 1-2 दिन में एडवांस वापस लेने और उनका मकान खाली करने की इतला दे दी जाएगी। घर पहुंचकर मैंने अपना सामान बांधा और टैक्सी के जरिए नजीर साहब वाले पहले मकान में पहुंच गया। सामान रखने के बाद मैंने जोर से कहा, अब तो तुम खुश हो ना
क्या अब मैं अपने दोस्त से मिल सकता हूँ? हाँ, लेकिन यहाँ से किसी और घर में जाने का ख्याल तक दिल में नहीं लाना। वही पुरस्रार आवाज दोबारा आई। तुम कौन हो और मुझे यहाँ लाने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने उससे सवाल किया। जाओ पहले अपने दोस्त से मिलकर आओ, फिर बात करेंगे, आवाज सुनाई दी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। वैसे तुमने जबरदस्ती करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शुक्र करो कि तुम जिंदा सलामत हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मौत के मुंह में जा चुका होता, उस पुरस्रार आवाज ने कहा। क्यों, मुझ में कौन सी ऐसी खास बात है कि तुमने मुझे अभी तक मारा नहीं? मैंने पूछा। हाँ, तुम में एक खास बात है, उसी पुरस्रार लड़की की आवाज दोबारा आई। इस बार उसकी आवाज में कुछ शोखी थी। अच्छा बताओ, क्या खास बात है मुझ में? मैंने पूछा। जाओ, बाद में बात करेंगे। आवाज में संजीदगी दोबारा लौट आई थी। मैं सोचने लगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या खास बात हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि यकीनन पुरस्रार मखलूक मुझ पर आशिक हो चुकी है। बहरहाल मेरा उससे इश्क लड़ाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उससे मजीद कोई बातचीत नहीं की। ताला उठाया और घर से बाहर निकल आया। फिर दरवाजे पर ताला लगाने के बाद खालिद के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं खालिद के घर पहुंचा तो वो शिकायती अंदाज में बोला, यार तुम अब आ रहे हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया था? मैं तो परेशान हो गया था। बैठो, मुझे मौलवी साहब के पास नहीं जाना। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा और खुद बैठ गया। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखता रहा। फिर मेरे करीब बैठते हुए उसने पूछा, ये फैसला तुमने कैसे कर लिया? उसकी एक खास वजह है, मैंने जवाब दिया। खास वजह क्या है? बताओ, क्या खास वजह है? उसने पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर खालिद कहने लगा, यार ये तो मामला खतरनाक हो गया है। पता नहीं उस पुरस्रार मखलूक के क्या इरादे हैं। खालिद ने कहा और कुछ सोचने लगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि अगर उस घर में रहूं तो वो मुझे मारेगी नहीं। फिर भी उसके क्या इरादे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए, खालिद ने कहा। कुछ भी इरादे हों, वो अपने इरादे पूरे कर सकती है, इसलिए कि वो ऐसा करने की पोजीशन में है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उससे पूरा बदला लूंगा, मैंने कहा। खालिद कुछ देर सोचता रहा और फिर एक गहरा सांस लेने के बाद बोला, यार मैंने सुना है कि ऐसी मखलूक कभी कभी फायदा भी पहुंचा देती हैं। तुमने उसकी बात मान ली है? हो सकता है वो तुम्हें कोई फायदा पहुंचा दे। देखते हैं आगे क्या होता है, मैंने कहा। शाम को मैं घर वापस पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया और जरा जोर से बोला, हाँ भाई, अब बताओ तुमने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं? उसी लम्हे हंसी की दोबारा आवाज आई। इस मर्तबा निस्वानी आवाज के साथ साथ कुछ बच्चों जैसी आवाजें भी साथ शामिल थीं। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा मुझसे लिपट गया हो। मैंने उसे अपने आप से अलहदा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कुछ देर बाद वो खुद ही हट गया। जाओ खाना पकाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी, निस्वानी आवाज ने कहा। मैं खाना बाद में पका लूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारे साथ हंसने की आवाजें किसकी थीं? कौन था जो मुझसे लिपट गया था? मैंने पूछा। तो वो कहने लगी, अगर तुम हमारी बातें मानते रहोगे तो हमारे दोस्त रहोगे, हम तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे कहने के खिलाफ काम करने की कोशिश की तो याद रखो, अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। पुरस्रार आवाज ने गोया धमकी दी। वो तो ठीक है, मैं सब कुछ मान चुका हूं, लेकिन अब तुम मेरे सवालों का जवाब तो दो, मैंने कहा। तुम्हारे सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम रात को छत पर हारमोनियम बजाओगे और गाना गाओगे। आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी क्यों नहीं? मैंने पूछा। बस कह दिया ना, अब जाओ खाना बनाओ, रात को बात होगी, पुरस्रार मखलूक की आवाज आई। मैं अभी उससे मजीद बातचीत करना चाहता था। मैंने जिद की। उसी वक्त मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे से बाहर निकल गया हो। क्या तुम यही हो? मैंने सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने कई मर्तबा अपना सवाल दोहराया, लेकिन जब वो आवाज दोबारा ना आई तो मैं समझ गया कि वो कमरे से बाहर जा चुकी है। मैं बावर्ची खाने में आ गया और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे बेचैनी से उस वक्त का इंतजार था
जब उस पुरस्रार मखलूक ने मुझे मेरे सवालों के जवाब देने थे। मैंने जल्दी जल्दी से खाना तैयार किया, फिर उसे खाने में भी ताखीर नहीं की। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। मैं हारमोनियम उठाकर छत पर आ गया। क्या तुम यहाँ मौजूद हो? मैंने बुलंद आवाज में पुरस्रार मखलूक से पूछा। हाँ, मैं यही हूँ, तुम गाना शुरू करो, पुरस्रार आवाज ने जवाब दिया। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं गाना शुरू करूंगा, मैंने जिद्दी आवाज में कहा। नहीं, पहले तुम कुछ थोड़ा सा गाओ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि हमारी हकीकत क्या है, पुरस्रार मखलूक ने कहा। अगर मैं ना गाऊं तो? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूं कि हमारे दोस्त बनकर रहोगे तो हर तरह की परेशानी से आजाद रहोगे। और अगर इसके बाद पुरस्रार मखलूक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुमसे दोस्ती करने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि तुम अपनी इस बात पर कायम रहोगी, मैंने कहा। अगर तुम हमारे दोस्त बनते हो तो फिर बेफिक्र हो जाओ, जो मैंने कहा है वही होगा, पुरस्रार मखलूक ने मुझे जैसे यकीन दिलाया। ठीक है, तो फिर सुनो। मैंने हारमोनियम बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। कुछ देर गाने के बाद मैं रुका और फिर मैंने पुरस्रार मखलूक से कहा, लो भाई, मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी, अब तुम मेरे सवालात के जवाब दो। इससे पहले कि तुम सवाल पूछो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उसी पुरस्रार आवाज ने कहा। हमें देखने की कभी ख्वाहिश मत करना, हम यहाँ बहुत अरसे से रह रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर यकीनन बच्चों के हंसने की आवाजें भी आती होंगी, तो वो मेरे बच्चे हैं और इनके अलावा मेरे शौहर भी यहाँ हैं। हम किसी को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भी यहाँ आता है हम उसे किसी न किसी तरह भगा देते हैं। लेकिन एक शख्स कुछ अरसा पहले यहाँ आकर रहा था, वो कुछ अमलियात जानता था, उसने हमें काबू में करने की कोशिश की और मेरे हाथों मारा गया। हम तुम्हें भी यहाँ से किसी न किसी तरह भगा देते, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। अब अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हर रात मुझे कोई अच्छी चीज सुनानी होगी, तुम्हें हर तरह की परेशानी से निजात मिलेगी। बस इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने सोचा कि अब उससे मजीद बातचीत फजूल है, इसलिए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं है तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने हारमोनियम बजाते हुए फिर गाना शुरू कर दिया। सुबह जब मैं अपनी कंपनी पहुंचा तो मेरा प्रमोशन कर दिया गया था। फौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्यों हुआ है। उस दिन के बाद से मेरे लिए तरक्की के दरवाजे खुलते चले गए। आज मुझे उस मकान में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत खुश इखलाक और मुखलिस औरत है और 2 बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। हमारे अलावा अब भी वो पुरस्रार खानदान इस घर में आबाद है, मगर मैंने उसके बाद उनके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। मैं आज भी तकरीबन हर रोज रात को छत पर गाने के लिए जाता हूँ। हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।